और स्टैटिक जो भी है, चूँकि फैक्चुअल चीज़ें भी काफ़ी बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो जब तक आप 4-5 रिवीजन नहीं कीजिएगा तो वो रिज़ल्ट में रिफ्लेक्ट नहीं हो। जानना चाहता हूँ कि आपकी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? सर फैमिली से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है, ठीक है, तो वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि बिहार में आप कहाँ से हैं, तो अपना ये भी बता दीजिए, बिहार में कहाँ से हैं? बिहार में बेगूसराय से हूँ। क्रिस्प होना चाहिए, और दूसरी बात अभी उनका जो अप्रोच होना चाहिए वो थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए। इन रिसोर्सेज को फॉलो किया था आपने? बिहार स्पेशल के लिए रोहित सर का कंटेंट काफ़ी अच्छा है, तो ऑनलाइन रिसोर्स यदि कोई फॉलो कर रहा है। जय हिंद साथियों, बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुभाष ठाकुर और मेरे साथ हैं निखिल तिवारी, बीसीडब्ल्यू के को फाउंडर और सीनियर फैकल्टी हैं। दरअसल आप लोगों ने ये पंक्तियां सुने होंगी, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार के न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। लेकिन हमारे साथ बातचीत के लिए एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने इन पंक्तियों को चरितार्थ किया है। हमारे साथ आनंद कुमार सर मौजूद हैं, जिन्होंने बीपीएससी में न केवल परचम लहराया है बल्कि डीवाईएसपी टेक्निकल सर्विसेज में रैंक 1 हासिल किया है। तो सर, सबसे पहले तो बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। सबसे पहले सर, बातचीत की शुरुआत करें इससे पहले आप अगर अपने कुछ फैमिली और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बता सकें तो अच्छा होगा। सर, मेरा फैमिली अभी नौलागढ़ एक रिमोट विलेज है बिहार का ही, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना स्कूलिंग शुरू का जवाहर नवोदय विद्यालय बेगूसराय से 10th और 12th दोनों किया है, और इंजीनियरिंग मैंने शास्त्रा यूनिवर्सिटी तंजौर तमिलनाडु से किया है। इसके बाद मेरा वर्क एक्सपीरियंस रहा है। वर्क एक्सपीरियंस में मैंने टीसीएस और डॉयचे बैंक में काम किया। तैयारी के लिए किसी कोचिंग संस्थान की मदद ली है या खुद से अध्ययन किया है? मैंने दोनों ही मोड यूज किया है, चूँकि आजकल ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह के रिसोर्सेज मार्केट में काफ़ी सारे हैं, तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन में कुछ जैसे कि बीसीडब्ल्यू का कुछ कंटेंट यूज किया था, बट मैं काफ़ी कंटेंट्स को लेके सेलेक्टिव रहता हूँ, और जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं ऑफलाइन में बुक्स वगैरह, तो वो मैंने एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स वो दोनों ही यूज किया है। आज के समय में जो छात्र दूर दराज के इलाकों में है, गाँव में रह रहे हैं, क्या उनके लिए ज़रूरी है पटना या दिल्ली जैसे शहरों में आना, या बिना आए भी तैयारी हो सकती है? इस पे सर दोनों ही पर्सपेक्टिव हैं। जैसे कि दिल्ली या पटना जैसे शहर में आने के बाद एक गाइडेंस, यदि उन्हें जेन्युइन गाइडेंस मिल गया किसी कोचिंग से, तो वो भी यूज़फुल रहता है। बट अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रोलिफरेशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि उसकी वजह से मोस्टली सारे कंटेंट्स अभी ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं, तो मेरे हिसाब से वो कहीं पे भी रह के आराम से तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप ये बता सके बहुत संक्षेप में कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपने किन किन रिसोर्सेज को फॉलो किया? सर, इसका भी 2 पर्सपेक्टिव होगा कि लॉन्ग टर्म में क्या यूज़ करना है और शॉर्ट टर्म में क्या यूज़ करना है। शॉर्ट टर्म के लिए सर, जैसे कि अभी 78th का प्रीलिम्स काफ़ी नज़दीक है, तो इसके लिए उन्हें काफ़ी कंसाइज रिसोर्सेज यूज़ करने होंगे। तो इसके लिए मतलब आप स्टैंडर्ड जो भी टेक्स्ट बुक आप यूज़ करते हो, तो उसका आपके पास नोट्स होना चाहिए, उन नोट्स का फ्रीक्वेंट रिवीजन होना चाहिए। बिहार स्पेशल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो चाहे पीटी की बात हो या मेंस की बात हो। इसके लिए आपने कौन सी रणनीति अपनाई थी और किन रिसोर्सेज को फॉलो किया था? बिहार स्पेशल के लिए रोहित सर का कंटेंट काफ़ी अच्छा है, तो ऑनलाइन रिसोर्स यदि कोई फॉलो कर रहा है तो उनका 67th में ही उन्होंने तैयार किया था। बिहार स्पेशल का काफ़ी अच्छा मॉड्यूल है, वो पूरा वीडियो, सारे वीडियोज़ वो रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बुक्स भी मार्केट में हैं जिसको वो साइड बाय साइड उससे कर सकते हैं। अभी हम सब जान रहे हैं कि 13 दिसंबर को पीटी होना है 70वीं बीपीएससी का। इसको लेकर के छात्र बहुत टेंशन में है, बहुत तनाव में है, डिप्रेशन में है कि कैसे क्या होगा। तो 15 दिनों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके अनुसार? 15 दिनों में सबसे पहली बात तो अभी रिसोर्सेज को लिमिट करके जैसे मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो वर्किंग थे, लेकिन अब वो 15 दिन की छुट्टियां लिए हैं और पूरा समय वो देना चाहते हैं अपनी तैयारी को। तो ऐसे लोगों के लिए जिनके पास पहले से मोटा मोटी आइडिया है सिलेबस का, लेकिन रिविज़न नहीं है, तो 15 दिनों में ऐसे लोग क्या कर सकते हैं?
इसके लिए सर मैं 3-4 पॉइंट्स अभी बोलूँगा। हाँ, बोलिए। सबसे पहले तो रिवीजन का जो है उसके लिए उन्हें एक रिवीजन अच्छा हो तो इसके लिए अच्छा सही बात ये होना चाहिए कि उनके पास मटेरियल्स कंसाइज और क्रिस्प होना चाहिए। और दूसरी बात अभी उनका जो अप्रोच होना चाहिए वो थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए, ताकि आप जितने भी आपके पास टाइम मिलते हैं 10 आवर्स 12 आवर्स आप काउंट मत कीजिए और एग्रेसिवली अपने लिमिट्स को पुश कीजिए। और इसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। ठंड का टाइम है तो थोड़ा अपने डेली रूटीन और शेड्यूल को भी प्रॉपरली फॉलो करते रहें। तो आई मीन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी यदि रखेंगे तो 15 दिनों में भी वो प्रीलिम्स आसानी से क्लियर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का भी बहुत बड़ा रोल है बीपीएससी पीटी या मेंस की बात करें तो आपने इससे कैसे पार पाया? करंट अफेयर्स में अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि मार्केट में रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो और अभी हमारे पास 15 दिन है तो मेरे हिसाब से उन्हें रिसोर्सेज लिमिट करना पड़ेगा। आप मैक्सिमम 2 रिसोर्सेज रखिए, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। और ऑनलाइन जो भी रिसोर्सेज आप फॉलो कर रहे हैं उसका भी 2-3 रिवीजन होना चाहिए। चाहे आप वीडियो से ही कर रहे हैं तो कम से कम उसे 3 बार करके आप जाइए। और स्टैटिक जो भी है, चूँकि फैक्चुअल चीज़ें भी काफ़ी बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो जब तक आप 4-5 रिवीजन नहीं कीजिएगा तो वो रिज़ल्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। आपका करंट अफेयर्स को लेकर के क्या अप्रोच रहा है? आप ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से इसकी तैयारी करते थे या किसी मैगजीन को फॉलो करते थे? मैं दोनों ही। पहली बात तो है कि न्यूज़पेपर मैं रेगुलरली रीड करता था। कई बार यदि रीड नहीं कर पाया तो एटलीस्ट मैं हेडलाइंस ज़रूर देख लेता हूँ। और इसके अलावा एक मैं मैगज़ीन रखता हूँ करंट अफेयर्स का, और कुछ ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म्स को भी रेफ़र करते रहता हूँ। जैसे BCW भी अभी कई सारे करंट अफेयर्स के वीडियोज़ ला रहे हैं, तो मुझे लगता है वो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। सिलेबस को रिवाइज करना संभव है? यदि नहीं तो फिर क्या करना चाहिए? यदि कंसाइज नोट्स आपके पास है तो मेरे हिसाब से अभी भी रिवीजन किया जा सकता है प्रॉपरली। कम से कम 2 रिवीजन तो 15 दिनों में आराम से किया जा सकता है, सारे स्टैटिक और करंट अफेयर्स का। ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि हमेशा अपने लिमिट्स को पुश करते रहना चाहिए। यदि आप 8 आवर्स कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए 10 आवर्स करने का। 12 आवर्स हो रहा है तो 14 आवर्स, जितना आप पुश कर सकते हैं लास्ट के डेज में पुश करना चाहिए। और इसके लिए आपको वही अपना शेड्यूल प्रॉपरली मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको टेक्निकल DYSP टेक्निकल सर्विसेज में रैंक 1 प्राप्त हुआ है, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या टॉपर्स भी प्रेशर फील करते हैं एग्जाम के दौरान या उनका बॉडी कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करता है? प्रेशर तो ये नेचुरल फैक्टर रहता है। प्रेशर फील कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका बॉडी और माइंड उस डायरेक्शन में अच्छा परफॉर्म करना चाह रहा है, तो इसे पॉजिटिव वे में लिया जाना चाहिए। और दूसरी बात है कि जैसे टॉपर्स का मैंने देखा एक कॉन्फिडेंस रहता है कि लास्ट मोमेंट पे भी कई बार चीज़ें नहीं हो पाती है सही से, फिर भी एक कॉन्फिडेंस से आप एग्ज़ाम टेम्परामेंट जिसे बोलते हैं, तो सही एग्ज़ाम टेम्परामेंट के साथ आप जाइए तो रिज़ल्ट हो जाता है। एटलीस्ट प्रीलिम्स वगैरह में दिक्कत नहीं होती है। अगर एग्जामिनेशन हॉल की बात करें तो कई बार जब हम क्वेश्चन बुकलेट को पलटना शुरू करते हैं, शुरुआत में ही मान लीजिए 10-20 क्वेश्चन ऐसे आ गए जिसका आंसर मुझे नहीं पता है, तो बहुत प्रेशर होता है। कई लोग पानी पीना शुरू करते हैं या सर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो एग्ज़ाम हॉल के भीतर क्या रणनीति होनी चाहिए, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? एग्ज़ाम में हाँ कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन शुरू में हमें नहीं आ रहे होते हैं, तो हमेशा खुद पे विश्वास रखना चाहिए कि मेरी पढ़ाई सही डायरेक्शन में रही है और आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें मैं इनफ अटेम्प्ट्स करके निकाल लूँगा। तो ये वाला कॉन्फिडेंस नॉर्मली रिवीजन वगैरह से आता है। और इसके अलावा एक एग्ज़ाम का स्ट्रेटजी होना चाहिए। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जैसे कि बिहार में 150 क्वेश्चन रहते हैं और 120 मिनट्स रहता है, और आप रख लीजिए 2-3 मिनट्स बायोमेट्रिक और इस तरह के काम में चला जाता है, साइन वगैरह में। तो फिर हमारे पास जो इफ़ेक्टिव 115 मिनट्स रहता है, तो उस केस में अभी क्या होता है, कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि नहीं तीन राउंड में क्वेश्चन को करो। तो मेरे हिसाब से आप 1 राउंड सारा मार्क करते जाइए और सेकेंड राउंड से ही आप OMR फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। तो मेरे हिसाब से इससे टाइम भी बचेगा और फिर एक्चुअल टाइम मैनेजमेंट इससे बेहतर हो जाएगा।
कुछ लोगों का कहना है कि रिस्क नहीं लेना है एग्जामिनेशन हॉल में, जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उन्हीं को करिए, बाकी को छोड़ दीजिए। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने चाहिए? एक्चुअली सर, इसमें मेरा अप्रोच ये रहता है कि क्वेश्चन देख के उसका डिफ़िकल्टी लेवल पता चलता है, और डिफ़िकल्टी लेवल यदि हाई लग रहा है तो इसका मतलब है बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए वो हाई ही होगा। तो उस केस में आप अपने अटेम्प्ट्स को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं बहुत एग्रेसिव रहता हूँ अपने अटेम्प्ट्स में, और नॉर्मली 140 प्लस अटेम्प्ट करता हूँ बीपीएससी का यदि पेपर लिया जाए, तो मेरे अटेम्प्ट्स हाई रहते हैं। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि यूपीएससी को फॉलो कर रहा है बीपीएससी, 68वीं बीपीएससी से ही पैटर्न में बदलाव आया है, जो 69वीं बीपीएससी में और ज़्यादा दिख रहा है बदलाव। कई लोग को मैं जानता हूं जो जिनका पीटी कभी रुका ही नहीं, लेकिन 69वीं बीपीएससी में उनका पीटी क्वालिफाई नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ था। भी आपको पीटी में मार्क्स है 108.33, ये बहुत ज़्यादा मार्क्स है। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? मेरा स्ट्रेटजी यहाँ पे वही एक एग्ज़ाम टेम्परामेंट जो रहता है, जैसे मैंने बताया अटेम्प्ट्स मैं काफ़ी हाई रखता हूँ। नॉर्मली अटेम्प्ट्स मेरे 140 प्लस रहते हैं। दूसरा, रिवीजन जो लास्ट के अभी 15 डेज़ हैं, तो इसमें रिवीजन बहुत एग्रेसिव वे में मैं करता हूँ। और मेरा स्टडी आर्ट्स मैं नॉर्मली देखता नहीं हूँ, बट वो 10-12 आर्ट्स प्लस ही रहता है हमेशा। तो इसके अलावा कंसाइज में नोट्स आपके पास होना चाहिए। उन नोट्स के थ्रू आप रिवीजन अच्छे से कर सकते हो, और रिसोर्सेज थोड़ा लिमिट करके रखना है। अभी 15 दिन बाकी हैं। अभी कुछ लोग वीडियोस देख रहे हैं और कुछ लोग बुक से अपना पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग नोट्स रिवाइज कर रहे हैं। तो आप अगर एस्पिरेंट होते और आपको 70वीं बीपीएससी देना होता, तो आप क्या करते? इन तीनों में से किस रिसोर्सेज को ज़्यादा आप प्रेफर करते? ऑनलाइन मीडियम से मैं बहुत ज़्यादा हेल्प लिया है मैंने, बट उसमें भी मेरा बहुत सेलेक्टेड मटेरियल्स रहता है, सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स रहता है जिसका मैं नॉर्मली फॉलो करता हूँ, और उस पर मैं फोकस्ड रहता हूँ। यदि मुझे रिवाइज करना है वीडियो के थ्रू ही, किसी वजह से यदि मैं नोट्स नहीं बना पाया, तो उन वीडियो को ही दोबारा से मैं देखूँगा, भले वो मुझे 2x स्पीड पे भी देखना पड़े। 71वीं बीपीएससी के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी काफ़ी समय है, लेकिन 71वीं बीपीएससी के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत समय है? क्या पीटी और मेंस की तैयारी अलग अलग करनी चाहिए, या दोनों साइमल्टेनियसली किया जा सकता है? 71st के लिए तो मुझे लगता है कि पहले उन्हें अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान देना चाहिए। इनके लिए उन्हें एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, आजकल नॉर्मली सारे कैंडिडेट्स को पता रहता है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक क्या है, ठीक है। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी करते हैं, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए किया जाता है, एंशिएंट और मेडिएवल के लिए एनसीईआरटी में सतीश चंद्रा और आर.एस. शर्मा का यूज किया जाता है। इवन मैंने तमिलनाडु हिस्ट्री टेक्स्ट बुक भी यूज किया था। तो आप इन सब स्टैंडर्ड सोर्सेज को फॉलो कीजिए, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा है, तो सारे। और दूसरी बात, जैसे साइंस टेक का पोर्शन है, तो इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा न्यूज़पेपर का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है, खास करेंट अफेयर्स में। और न्यूज़पेपर ना सिर्फ करेंट अफेयर्स में हेल्प करता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू स्टेज तक हमेशा हेल्पफुल रहता है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में। तो मुझे लगता है कि अभी आपको होलिस्टिक प्रिपरेशन की ज़रूरत है, और सारे पर्सपेक्टिव से सारे स्टैंडर्ड रिसोर्सेज को कवर करें, और कोई यदि सही कोचिंग, सही मार्गदर्शन कर रहे हैं तो उनका भी आप फ़ायदा उठाएं। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस का क्या रोल है? मेंस के लिए आंसर राइटिंग क्रूशियल है। यदि आप आंसर्स अच्छे नहीं लिख पाइएगा तो फिर सिलेक्शन वो रोक देता है। तो मेरे हिसाब से इसका प्रैक्टिस किया जाना चाहिए, और टाइम्ड प्रैक्टिस होना चाहिए। इनिशियली आप अपने हिसाब से टाइम ले सकते हैं, बट ग्रेजुअली आपको जो रिक्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से लिखना चाहिए। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में आपको कहाँ से मदद मिली? आंसर राइटिंग जैसे एसे के लिए मैंने BCW ही ज्वाइन कर रखा था। बाकी चूँकि यूपीएससी की प्रिपरेशन में मैंने मेंस का अपना अलग, मेरा आंसर राइटिंग का काफ़ी प्रैक्टिस हो रखा था। और इसके अलावा मैं नॉर्मली कोई भी एग्ज़ाम रहता है तो PYQ के हिसाब से सारे थीम्स आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, और उन सब थीम्स पे मैं खुद से लिखता हूँ। PYQ वगैरह सारा मैं खुद से लिखता हूँ, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप ये बताइए कि वो क्या चीज़ है जो एक सफल और एक असफल अभ्यर्थियों के बीच में अंतर उत्पन्न करता है? मुझे लगता है ये एक लाइफ को लेके ऑप्टिमिज्म जो है, ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए,
और सही डायरेक्शन में बस मेहनत में ऑनेस्टी रहनी चाहिए। जो लोग बार बार पीटी में ही असफल हो जा रहे हैं, यानी जो एंट्री गेट है वहीं उनको एंट्री नहीं मिल रही है, ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या राय है? उन्हें अपनी कमियों को देखना चाहिए कि किसी भी स्टेज की कमियां रहती है, जैसे कभी मेंस में किसी को कम मार्क्स आ रहा है तो आंसर राइटिंग में जो भी फ्लॉज हैं उन सब पे काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि यही आंसर राइटिंग का प्रॉपरली प्रैक्टिस होना चाहिए उन्हें। ठीक है, एक बार आप फिर से सारी चीज़ों को शामिल करते हुए एक बार फिर से आप जो भावी अभ्यर्थी हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह है? उनकी मेरी सलाह में मेनली यही है कि आप अपनी ओर से जो कहना चाहे कर सकते हैं। हाँ, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आपने इस फील्ड को चूज किया है तो आपको सच्ची मेहनत के साथ इसमें लगे रहना है। और नो डाउट मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सपना इतना बड़ा देखा है तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्रयास की ज़रूरत है। निखिल तिवारी जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे सर से? सबसे पहले तो आपको बहुत ढेर सारी बधाई, आपने पहले रैंक हासिल किया है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? सर, फैमिली से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है। ठीक है, तो वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। अब जब आप लंबी जर्नी पे होते हैं तो अपने दोस्त, अपने फैमिली, इन सब का जो कॉन्फिडेंस आप में दिखता है तो वो आपको लॉन्ग टर्म में ऐसे बड़े सपने देखने को। बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि बिहार में आप कहाँ से हैं, तो अपना ये भी बता दीजिए, बिहार में कहाँ से हैं? बिहार में बेगूसराय से हूँ। ठीक है, देखिए अभी का जो टाइम है 15 दिन, तो ज़्यादातर लोग थक जा रहे हैं कि अब हमसे नहीं होगा, शायद हम 71वीं की तैयारी करें, अब 15 दिन में शायद नहीं हो पाएगा। तो वो कौन सा मूल मंत्र है? जैसे PYQ से बहुत सवाल पूछा जाता है, तो PYQ के लिए आप कैसे मतलब बताएंगे ये रिवीजन करें या उसका इम्पोर्टेंस क्या है? आप यदि मुझे कोई भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना हो तो सबसे पहले मैं उसका PYQ ही देखता हूँ। PYQ के हिसाब से यदि आपके पास बाकी चीज़ के लिए टाइम नहीं है, सबसे पहले आप PYQ उठाइए और उससे सारा थीम्स वगैरह आइडेंटिफाई कर लीजिए और उस थीम्स के अराउंड के जो टॉपिक्स बन रहे हैं सबको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और उसके बाद जो आता है एडिशनल, आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए जो कर सकते हैं अपने अपने वीक एरियाज़ पे काम कर लीजिए, तो मुझे लगता है वहाँ से काफ़ी मदद मिलेगी। अच्छा, 71वीं का जो अभी आएगा नोटिफिकेशन अगले साल, तो बहुत लोग पूछता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, तो इस पूरे जर्नी में आपको तो अनुभव है, तो बताइए कहाँ से उन लोगों के लिए क्या ऐसा स्टार्ट पॉइंट होगा जहाँ से वो शुरू कर सकते हैं? बहुत सारे लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और मतलब NCERT काफ़ी लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता है, काफ़ी उसका लैंग्वेज भी समझ में आता है, तो मुझे लगता है NCERT से उन्हें स्टार्ट करना चाहिए और उसके बाद सप्लीमेंट्री में उन्हें जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हैं वो सारा करना चाहिए। अच्छा, एक मिथ ये भी चलता है कि नहीं कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, हम बिना कोचिंग के कर लेंगे, बहुत लोग ये भी कहता है कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको कितना जस्टिफाई करते हैं, कितना सही मानते हैं, या एज ए स्टूडेंट किसी को समझाना हो तो उसको आप क्या राय देंगे? सर, इसमें मेरा दोनों ही पर्सपेक्टिव है। कई बार कोचिंग की वजह से बच्चे का मिसगाइडेंस ज़्यादा होता है। यदि कोचिंग अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, राइट डायरेक्शन दे रहा है, तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी यूज़फुल भी है। आप तो खुद इंजीनियर हैं और लोगों का एक कंप्लेन भी रहता है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लड़के यहाँ पे बड़ा सेलेक्टेड होते हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे कि जो ह्यूमैनिटी के लड़के हैं वो क्या वाकई पिछड़ जाते हैं या ये सही बात है? मुझे लगता है कि इसमें माइंडसेट का ज़्यादा रोल है, कि शायद वो फ्रेम ऑफ माइंड इंजीनियर्स का थोड़ा डिफरेंट रहता है। ठीक है, लास्ट मोमेंट तक, जैसे कि अभी एग्ज़ाम आ रहा है तो लास्ट मोमेंट तक मैं पूरा कोशिश करूँगा। उनका अप्रोच मतलब उनका अप्रोच फिक्स होता है? हाँ, ठीक है, थोड़ा हम लोग टेक्निकली चीज़ों को देखते हैं, जैसे PYQ का प्रॉपर एनालिसिस करना, ठीक है, उसके हिसाब से क्या रिक्वायर्ड है, कितना रिक्वायर्ड है, बस उतना ही पढ़ना, और ये हेल्प करता है। आप तो कॉरपोरेट में थे, एक अच्छा नौकरी था आपके पास, तो कौन ऐसा पॉइंट आया कि आपको लगा कि नहीं मैं कॉरपोरेट छोड़ के अब यहाँ पे आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत अनिश्चितता है, तो कौन ऐसा पॉइंट था जो आपको पुश किया यहाँ आने के लिए? एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था जर्मन कॉन्सुलेट में, वहीं पे मुलाकात हुई थी मेरी उससे, तो फिर उन्होंने मुझे UPSC के जो भी प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं उस पर एक बार काफ़ी डिस्कशन हुआ था, तो फिर मैंने तब डिसाइड किया था कि काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म UPSC प्रोवाइड करता है। सवाल जो मैं न पूछूं तो शायद ये इंटरव्यू पूरा नहीं माना जाएगा,
वो है कि दिल्ली में मुखर्जी नगर हो या करोल बाग का इलाका हो, हम लोग देखते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर यहाँ बहुत कॉमन है, लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर बहुत कॉमन है। आपकी इस पर क्या राय है? एक्चुअली मतलब जब तक आप यूपीएससी या बीपीएससी के प्रिपरेशन फेज़ में हो तो मुझे लगता है कि इससे थोड़ा दूरी बनाए ही रखना चाहिए, ठीक है। बट हाँ, पर्सनल हिस्ट्री सबका रहता है, ठीक है, पर्सनल अप्स एंड डाउन्स भी आते रहते हैं, ठीक है। तो उसको आप रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करते हो तो वो फिर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस में भी दिखेगा। तो मुझे लगता है कि अपना पर्सनल सर्कमस्टांसेस को सही से मैनेज करते हुए जो की गोल है हमारा उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला ने का कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहा है, स्पेशली करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल वाले पार्ट्स जो बीपीएससी के लिए क्रूशियल है। तो स्टूडेंट्स रेफ़र कर सकते हैं बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला, थैंक यू। बिहार।